सबसे पहले तो मैं जो 2 दिन पहले जो इस्लामाबाद में एक अहम इवेंट था और जिस पे उस इवेंट की वजह से पूरी दुनिया में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की अहमियत उजागर हुई, पाकिस्तान के उस हमारे हरे पासपोर्ट की जो है अहमियत उजागर हुई। और ख़ुसूसी तौर पर जो है मैं ज़िक्र करूँगा कि ये पूरी हमारी जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप थी उसको क्रेडिट जाता है कि हुकूमत पाकिस्तान और हमारी हुकूमत पाकिस्तान में तमाम इदारों ने जिस तरीके से एक दुनिया को ये बावकर करवाया कि हमारी अहमियत क्या है। तो इसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करूँगा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कि ये पूरे पाकिस्तान में जो है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक अच्छी कोशिश की और उन्होंने कहा ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान अपना किरदार आगे भी अदा करता रहेगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जो है पूरी दुनिया को जो है वो पाकिस्तान की अहमियत का पता चला कि पाकिस्तान से पहले भी एक नहायती अहम जो है वो दौर से गुज़रा और बहुत ही अहमियत पाकिस्तान की है। एक वाहिद इस्लामी एक एटमी ताकत है पाकिस्तान। और फिर पिछले साल जिस तरीके से मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी पाकिस्तान ने, और उसमें आपने देखा कि जिस तरीके से भारत की एम्बेरसमेंट हुई और आइसोलेशन में भारत इंटरनेशनली गया, तो वो भी एक तारीख़ी ये दौर है। और उसमें भी जिस तरीके से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जिस हिम्मत के साथ और जिस जुर्रत के साथ भारत को इबरतनाक शिकस्त दी, तो वो अभी तक गम भारत नहीं भूल सकी। और आपने देखा कि इस वक्त भी जो आपके जब इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो भारतीय मीडिया उस वक्त भी जो है वो एक परेशानी में मुब्तला था। इस भी चंद दिन पहले फिर भारतीय वज़ीर जो उनके थे इनके मिनिस्टर, उन्होंने भी फिर पाकिस्तान के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की, तो भारत को इस पूरे सिनेरियो में जो है वो उनको परेशानी थी। और वो पाकिस्तान की जेलसी में और पाकिस्तान की उस इंटरनेशनली फोरम पर जिस तरह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिप्लोमेटिक सक्सेस हासिल कर रहा है, उससे भारत को एक मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ उनके लिए एक डिप्लोमेटिक फोरम पर उनके लिए शिकस्त थी, और लेकिन उसके साथ साथ उनकी एंग्जाइटी भी इसमें ज़्यादा ज़ाहिर हो रही थी जिस तरीके से उनकी भारतीय मीडिया इस चीज़ को उठा रही थी। अब आ जाए जी, ये पोस्ट वॉर के बाद जो हुकूमत सिंध जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हमने रखी है कि हुकूमत सिंध जो है जिसने इस इंटरनेशनल सिनेरियो में और फिर ऑयल प्राइसेस के बाद जो फ़ैसले वफाकी हुकूमत ने किए और फिर सूबाई हुकूमत ने किए, और इस मीटिंग की शुरुआत प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने की और उन्होंने इस्लामाबाद में एक इजलास किया जिसमें चारों वज़ीर आला थे, प्राइम मिनिस्टर साहब थे और तमाम ये मुश्तरका तौर पर फ़ैसले किए गए कि जो भी पेट्रोल की प्राइसेस हाइक हुई हैं उसके बाद किस तरीके से गरीब आदमी को रिलीफ पहुंचाया जाए। कुछ फ़ैसले ऐसे थे कि जो कि कलेक्टिव हुए थे, जो कि फेडरल गवर्नमेंट और सारे सूबे करेंगे, फिर ये कुछ सूबों पे छोड़ा गया कि कुछ फ़ैसले आप खुद भी करें, आप किस तरीके से अपने बजट को देखकर हुकूमत सिंध जो है वो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। तो पीपल्स पार्टी, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का हमेशा ये एक हिस्ट्री रही है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा वो काम किया जिससे लोगों के लिए एक दिन के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए फ़ायदे होते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में शनाख्ती कार्ड इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद आपने देखा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब 2008 में, तो उन्होंने ये CNIC थे, कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, वो उन्होंने शुरू किए। और उसके बाद फिर उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया जिससे हमें डेटा मिलता गया। आज अगर गुर्बत की लकीर के नीचे कितने लोग हैं तो वो डेटा आज BISP के ज़रिए लोगों के पास मौजूद है। इसी तरीके से फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब सैलाब आए थे, सैलाब के बाद फिर उन्होंने जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर जमा किया और वो किया था दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है, दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट। उसमें जो है लोगों को 21 लाख ख़ानदानों को घर बना के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो दे रही है। उसके बाद भी हमारे पास एक बहुत वसी तर जो है
वो डेटा पाकिस्तान को हमारी सिंध हुकूमत को मिला, और आपने देखा उसके तहत बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास अब वो कवायफ मौजूद हैं। फिर उसी सैलाब में जो है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब और चंद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, और ख़ुसूस तौर पर मैं कहूँगा कि मोहतरमा फ़रियाल तालपुर साहिबा और फिर चीफ़ मिनिस्टर साहब की बात जो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि जी जो सैलाब में जो मुतासरीन हैं उसमें जिन जिन लोगों की ज़मीनें को नुकसान पहुँचा, जिन लोगों की काश्तकारी के लिए इशूज़ हुए, उनका भी डेटा जमा किया गया। फिर आपने देखा होगा कि जो गंदम की पाकिस्तान में जो सूरत हाल थी उसके लिए भी और सारी चीज़ों देखते हुए एक बेनज़ीर हारी कार्ड जो है वो सिंध हुकूमत ने लॉन्च किया, और उसमें क्या था कि डेटा हमारे पास तैयार था, वो डेटा हमारे पास मौजूद था। तो अभी जैसे ही सब्सिडी का फ़ैसला किया गया कि जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी और लोगों को रिलीफ पहुंचाया जाए, हुकूमत सिंध ने फ़ैसला किया कि जी हम 1500 रुपये पर एकड़ पे हर किसान को देंगे। और सिर्फ फैसला नहीं किया, अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो टोटल जो है वो 3,30,966 330,966 बेनिफिशरीज़ को अभी तक वो पैसे मिल चुके हैं। ये 3,30,000 वो काश्तकार जिनको ये काश्तकार नंबर बता रहा हूँ, उसमें एक एक को, और उसमें हमने क्राइटेरिया ये रखा था जिसके पास 1 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक ज़मीन है, उनको 1500 रुपये पर एकड़ के पैसे मुंतकिल भी हो चुके हैं। ये छोटी अचीवमेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास डेटा था, क्योंकि आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान की वाहिद सूबाई हुकूमतें में, पूरे पाकिस्तान में किसी सूबाई हुकूमत ने इस तरह डेटा जमा नहीं किया, और पूरे पाकिस्तान में किसी सूबाई हुकूमत ने अभी तक इस हद तक, जैसे हमने कहा कि काश्तकारों को हम रिलीफ पहुंचा रहे हैं, तो उनको रिलीफ पहुंच भी चुका है। और चंद दिन पहले ही हमने गंदम की जो है गंदम उगाने के लिए, क्योंकि आपने देखा कि गंदम के लिए प्रॉब्लम ये था कि गंदम जो है वो बरसातों में भी ख़राब हो रही थी, फिर उसके रेट्स फिर आ गए जी कि जी सब्सिडी नहीं दे सकते, IMF के इशूज़ और बाकी, या उसके आप सपोर्ट प्राइस नहीं रख सकते, तो गंदम की काश्त कम हो रही थी। हुकूमत सिंध ने कहा कि जी हम जो गंदम काश्त करेगा उसको चले हम गंदम की सपोर्ट प्राइस नहीं दे रहे, लेकिन उसको हम DAP की बैग और यूरिया की बैग जो है हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि इनकरेज करें। और उसकी वजह से आज जो गंदम की पैदावार हुई है इस बार सिंध में बम्पर क्रॉप हुई है, और उस बम्पर क्रॉप के बाद हमारे पास वाफर मिकदार में गंदम मौजूद है। फिर उन्हीं काश्तकारों को जो मैंने बताया कि क्योंकि अब आगे भी उन्होंने काश्तकारियाँ करनी है, गंदम तो अब उतरना शुरू हो गई है, तो उसके लिए क्योंकि ये डीज़ल के पैसे महंगे हो गए थे सब चीज़ें, तो 1500 रुपये पर एकड़ जो है उन किसानों का जिनका डेटा मौजूद था उनको मिल चुके हैं। और मैंने बताया ये कि पूरे पाकिस्तान में वाहिद सिंध हुकूमत है जो अभी तक ये पैसे दे के फारिग भी हो चुकी है। फिर हमने कहा कि जब हम ट्रांसपोर्ट की मद में भी पूरे पाकिस्तान की वाहिद सिंध हुकूमत है जिसने ये फैसला किया कि हम सिर्फ सरकारी ट्रांसपोर्ट को फ्री में नहीं करेंगे, जो भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है उस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में भी पैसेंजर्स के लिए हम सब्सिडी दे रहे हैं। उस सब्सिडी के ज़रिए जो है वो किराए ना बढ़े। जो एक बहुत बड़ा एक पेट्रोल की और डीजल की प्राइसेस में जंप आया था, तो उसमें उनको जो है वो भी मिलना शुरू हो गए, पैसे जो है उस डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो गई। फिर आ गए जी मोटर बाइक्स का, कि मोटर बाइक्स हमारी मेजॉरिटी जो मोटर बाइक्स है 6.5 मिलियन 65 लाख लोग जो हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो कि जिनके पास मौजूद है। उसमें फिर हमने कहा कि जी हर मोटरसाइकिल को वाले को 2,000 रुपये जो है वो दिया जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऊपर बोझ कम हो। अब उसके लिए भी डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो गई। महकमा एक्साइज के पास डेटा मौजूद था, सिंध बैंक के ज़रिए वो डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो रही है, और उसमें काफ़ी लोगों ने जो है वो अपने कवायद जमा कराएं। अब यही बात है, मैं आपको बताऊँ कि हाँ एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारे पास डेटा मौजूद था, वहाँ पे 100% डिस्बर्समेंट स्टार्ट हो गई। लेकिन अभी क्योंकि अभी ये मोटर बाइक्स वाले में डेटा आ रहा है, इसका मकसद है कि लोग अभी जमा करा रहे हैं और अभी कम तादाद में है। तो मैं फिर दोबारा कल मैं अखबारों में भी हम उसको पूरा प्रोसेस दे रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी जो भी लोग जो कि ये अभी देख रहे हैं, बराए मेहरबानी आप महकमा एक्साइज की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कराएं। और सिर्फ आपने क्या अपना शनाख्ती कार्ड नंबर देना है, अपने आप को रजिस्टर कराना है, अपनी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, और आपने जो है अपना IBN नंबर देना है। उसके बाद जो है और आपके IBN नंबर पे जो है वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोगों को फिर दोबारा गुजारिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ में आएँ ताकि हम आपको फैसिलिटी दे सकें। तो ये हुकूमत सिंध की तरफ से जो है जो सब्सिडी का है वो उसमें ये एक अहम कदम है। और मैं फिर कहूँगा कि
वाहिद सूबा जिसने एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सब्सिडी थी वो अभी तक उनको 100% लोगों को मिल भी चुकी है, और बाकी जगहों पे भी काम हमारा जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक और जो मेन इशू है ट्रांसपोर्ट पे, कि ट्रांसपोर्ट पे भी हम सब्सिडी दे रहे हैं, इसमें मिनी बसेस, कोचेस, सुजुकियाँ, हर सेक्टर जो है, एसी कोचेस, नॉन एसी कोचेस, इंटरसिटी, इंट्रासिटी सबको दे रहे हैं। अच्छा, कुछ हमारे जो है अब ट्रांसपोर्ट के लिए दो चीज़ें ये कि हम अभी जो हम पिंक स्कूटर्स दे रहे थे, अब पिंक स्कूटर्स में हमने सिर्फ पहले अभी कराची में देनी शुरू की, अब सिंध भर में हमने ट्रेनिंग शुरू करवाई, और सिंध भर में ट्रेनिंग शुरू कराने के बाद इस वक्त जो है सक्खर और हैदराबाद दो जगहों पे कामयाबी से ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो गई। वहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने लाइसेंस भी ले लिए। अब हमारी कोशिश होगी कि अगले चंद दिनों में, नॉट हफ्तों में, चंद दिनों में हम सक्खर में भी बाइक्स की डिस्ट्रीब्यूशन करें, पिंक स्कूटर्स की, और हम जो है वो हैदराबाद शहर में भी पिंक स्कूटर्स की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें। तो हम लोग चंद दिनों में वो भी शुरू करने जा रहे हैं। जो शिकारपुर सक्खर का जो पीपुल्स बस सर्विस का रूट है वो भी चंद दिनों में शुरू करने जा रहे हैं। खैरपुर सक्खर का भी जो पीपुल्स बस सर्विस का रूट है वो भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और लतीफ़ाबाद से हैदराबाद का भी हम रूट जो है वो भी चंद दिनों में हम पीपुल्स बस सर्विस का शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़े बड़े जो है ये इक़दाम हैं, और हम अर्जेंटली इसलिए करेंगे, हमें पता है, और टंडोला और हैदराबाद का रूट भी हम चंद दिनों में शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बड़े बड़े इक़दाम इसलिए किए जा रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मिल सके। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध की टॉप प्रायोरिटी यह है कि हम हर सेक्टर को फैसिलिटी दें और हर सेक्टर के इशूज़ को रिजॉल्व करें। चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की और प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है तमाम वज़रा को कि अपने अपने महकमे में आप जो भी इस तरह के पब्लिक से को रिलीफ देने के प्रोग्राम्स हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो दें, और उस पर इस वक्त जो है सिंध काम कर रहा है। हेल्थ सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह 10 दफ़ा पहले भी कह चुके हैं, दोबारा कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो कामयाबी मिल रही है। एक लास्ट चीज़, फिर उसके बाद आपके सवाल ले लूँगा। जो पोलियो की कैंपेन आज से शुरू हुई है उसमें हमारी गुजारिश होगी कि हर आदमी इसको अपना एक फ़र्ज़ समझ के इसको आगे फैलाएं। जैसे आप सारा दिन आप सोशल मीडिया पे बाकी चीज़ें भी भेज रहे होते हैं, तो जो चीज़ें आपकी हैं इस तरह पोलियो से रिलेटेड अवेयरनेस है, अपने मोहल्लों में, अपने दोस्तों यारों में, हर जगह पे आप उसको ज़्यादा आगे करें, ताकि जो है लोगों को हम ये इस पोलियो के इस बीमारी से लोगों की जान छुड़ा सकें। क्योंकि जिस घर में होता है उन लोगों को पता होता है कि किस तरह से बेचारे वो कर रहे होते हैं। और पहले भी जो है पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने और पीपुल्स पार्टी की वफाक की हुकूमत ने, पीपुल्स पार्टी की जो भी हुकूमत पहले भी थी, तो उसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर से भी पोलियो के लिए बड़ी अवेयरनेस स्टार्ट हुई। और फिर आपने देखा कि प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने भी उसके लिए अवेयरनेस स्टार्ट की। फिर मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहिबा, उन्होंने भी इसके लिए वो ब्रांड एम्बेसडर बनी पोलियो की, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। तो अभी भी उनकी अभी वो फर्स्ट लेडी है, उनका फुल फोकस ये है कि जो तमाम हुकूमतें पूरे पाकिस्तान की जो हैं वो, और हर आदमी बग़ैर किसी जो इस से कि जी कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो कौन से मजहबी जमात से, वो कौन से फ़िरके से, सबको मिलकर जो है इस पोलियो के चैलेंज का सामना करना है। तो इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो आज से कैंपेन स्टार्ट हुई है, अपने मोहल्ले वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप अपना फ़र्ज़ समझ के मैसेज करें। आप ये समझें कि ये आप एक ऐसा नेकी का काम कर रहे हैं। वैसे दिन में अगर 10 दफ़ा भी कोई और मैसेजेस करें तो एक मैसेज इस पोलियो का जो है आप अपना फ़र्ज़ समझ के करें कि लोगों को पता चले। क्योंकि चीज़ें फैलाने से हम लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन कोई अच्छी चीज़ भी हम फैलाएं तो वो बेहतर है। मेरी ये मोतबाना गुजारिश होगी आप सब लोगों से कि इसको भी आगे लेके चलें। थैंक यू। खुश आपसे एक सवाल है कि इतने इंटरनेशनल टॉक्स हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर, सदर साहब यहाँ के बैठ के उसकी तो क्या वजह थी। दूसरे यहाँ पर जो काफ़ी शिकायतें हैं वो मोटरसाइकिल के हवाले से कि 125 या दीगर जो मोटरसाइकिल है वो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही, काफ़ी उन्होंने भी शोर मचाया हुआ है। देखिए, मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन में कोई पाबंदी नहीं है। मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र फ़ीस जो है वो हुकूमत ने ये 1 माह के लिए जब तक स्कीम चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है। और एक्साइज डिपार्टमेंट रोज़ सुबह को 9 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इंक्लूडिंग फ्राइडे, सैटरडे, संडे खुला है ताकि लोग फ्री में ट्रांसफ़र कर सकें। जहाँ तक आपने प्रेसिडेंट साहब की बात की, देखिए जी, ये मैंने आपको पहले बताया कि जिस वक्त जो भी इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है वो सारा एक क्लोज टीम वर्क से के साथ हो रहा है। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं और प्राइम मिनिस्टर और जितने भी बाकी इदारे हैं वो सब मिलकर काम कर रहे हैं और एक अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो जिस मीटिंग में जिसको होना होता है या जिस मीटिंग में
जिसके हम मनसब होते हैं डेफिनेटली, तो वो उन मीटिंगों में वो होते हैं, जिन मीटिंग में उनका जो रोल है वो उस मीटिंग में वो उतना ही रोल होता है। इसमें ये काया सारियाँ आराइयाँ करना मेरे ख्याल से वो ये फिर वो जो है कि हम अपने मेन मौक़िफ़ पे सब पूरे पाकिस्तान को एक यूनिटी की ज़रूरत है। प्रेसिडेंट साहब ने एक मरतबा जब ये टॉक्स हुए, आपने प्रेसिडेंट साहब के बयानात भी देखे होंगे कि प्रेसिडेंट साहब ने तमाम चीज़ों में जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को और जो हमारे चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं उनको उन्होंने उसको बहुत अप्रिशिएट किया है, और उन्होंने फील्ड मार्शल साहब की और प्राइम मिनिस्टर साहब को हमेशा उन्होंने इसमें ग्रीट किया है, उन्होंने उनको तारीफ़ की है, और ये सारा कोऑर्डिनेशन के साथ एफर्ट्स चल रहे हैं। और जो भी इस तरह की मीटिंग होती है तो प्रेसिडेंट साहब को एतमाद में लिया जाता है। तो इसमें जो कयास आराइयाँ कुछ लोग करें, मैं समझता हूँ उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। जी मनोज साहब हो जाए। ये सवाल था कंटिन्यू इसको करूँगा कि इसमें सिर्फ सदर मुमलिकत नहीं, आपके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी नजर नहीं आए, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी भी नजर नहीं आए। ऐसा लगा था कि उस पूरे डायलॉग में कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, फिर मैं कहूँगा कि वो आपने नेगेटिविटी को प्रमोट करना हो तो नेगेटिविटी को करें, और चीज़ों में से वो कहते हैं बाल की खाल वाली मिसाल है। मैं कहता हूँ इस वक्त इस पूरी सूरत हाल में जो इंटरनेशनल मीडिया को जो इंटरव्यूज़ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस मद में दिए हैं, अगर आप वो देख लेते हैं, दुनिया के तमाम बड़े जरीदों ने पाकिस्तान में इस जो ईरान और यूएस के जो टॉक्स हो रहे थे, इसमें अगर किसी शख्स को टीवी पे लिया तो वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को लिया। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पाकिस्तान के पूरे इवेंट को जिस तरह उन्होंने एक खूबसूरती के साथ, लॉजिक के साथ और एक जेन्युइन तरीके से पेश किया, मैं समझता हूँ इससे अच्छा पाकिस्तान के लिए स्टेट्समैन और कोई नहीं मिल सकता। तो पूरी पीपल्स पार्टी, आप बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान का प्रोग्राम था, ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का या किसी एक हुकूमत का प्रोग्राम नहीं था। आज अगर पूरे दुनिया में पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त हो रही है तो ये आपकी मेरी इज़्ज़त हो रही है। इसमें अपने आप को हम आइसोलेशन में ना ले जाएं, और ये कतन तौर पे जो तासुर जो है वो चंद हल्के हैं, ज़्यादा नहीं है, चंद हल्के वो देते हैं, वो कहते हैं कि जी किस तरीके से कोई नेगेटिविटी शुरू की जाए। ये बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हमारी नहीं थी, पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान के हर शख्स की थी। इसका क्रेडिट पूरे पाकिस्तान को जाता है, और जो ख़ास तौर पर जो हमारे इस वक्त हमारे जो बैठे हुए हैं हुक्मरान, उनको क्रेडिट जाता है। और मैंने कहा कि इसमें सबको जो है सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आपने एक अच्छी कोशिश की। दुनिया के मुंह पे इस्लामाबाद का नाम जो है वो सबके मुंह पे चढ़ा हुआ था, और हर कोई इस्लामाबाद की तरफ पूरी दुनिया की नज़रें थी, और इंशाल्लाह आगे भी जो एफ़र्ट्स उन्होंने कहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे। तो ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, इसको आप इस तरह डिवाइड ना करें। पाकिस्तानी कौम खुशी का इज़हार कर रही थी कि इस मुज़ाकरात में दो चीज़ें सामने आ रही थी। एक, भारत नाराज़गी का इज़हार कर रहा था, दूसरा बानी पीटीआई खुशी का इज़हार नहीं कर रहा था। ये क्या नेक्सस है इसमें? खैर, मैं आपको वही कहूँ कि जी मैं उससे पहले कह चुका हूँ, भारत के लिए वाकई सख्ते का ये अमल था, पूरा टाइम था। भारत के लिए बहुत मायूसी थी कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भारत बहुत पीछे जा चुका है, अपनी इम्पोर्टेंस दिन ब दिन उसकी ख़त्म होती जा रही है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जब से ये मार्का हक हुआ है और पाकिस्तान को पूरी दुनिया में उसकी जो है अफादियत है, पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है डे बाय डे, अपने फॉरेन रिलेशन ग्रो कर रहा है, अपनी सिक्योरिटी को ग्रो कर रहा है। आपने एक बड़े सुपर पावर को, जो अपने आप को सुपर पावर का क्लेम करता है भारत, उसको आपने इबरतनाक शिकस्त दी है, जिससे मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है, और पाकिस्तान आज भी अमन की बात करता है। इससे जो इस्लामाबाद वाली जो ईरान और यूएस इन मुज़ाकरात से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान एक अमन पसंद मुल्क के तौर पे हुई है कि पाकिस्तान पीस चाहता है, पाकिस्तान कहीं पे भी लड़ाई नहीं चाहता, पाकिस्तान कहीं पे अफरा तफरी नहीं चाहता, पाकिस्तान को इंसानी जानों की कीमत का भी अंदाज़ा है। पाकिस्तान एक वो मुल्क है जो पूरी दुनिया को चाहता है कि पूरी दुनिया में अमन हो। तो हम अमन के, हमारे लिए बड़ी नेगेटिविटी भारत और इस तरह के इसराइल टाइप के जगहों से हुई, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा अमन का रास्ता रखा। पाकिस्तान अमन चाहता है, और पाकिस्तान जो है वो अमन के नाम पर जो है वो जाना जा रहा है। सदीर साहब, आपने एक सोशल मीडिया अकाउंट पे सुबह एक पोस्टर शेयर किया है, फिल्म बनी है हमारा लहरी, मेरा लहरी, सॉरी।
तो आपका भी है हम बिल्कुल हमारा है, जी जी हमारा है। जी वो जो उसका जो खर्चा है वो सिंध हुकूमत ने दिया है या वो किसी डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई है? अगर डायरेक्टर ने बनाई है तो अगर सिंध हुकूमत ने बनाई है तो डायरेक्टर ने जो पोस्टर शेयर किया है उसमें सिंध हुकूमत का कोई जिक्र नहीं है, ये जरा बताइए। अच्छा मैं आपको बता दूँ ये पिछले कोई 1.5 साल पहले से की कहानी है। आपने बात पूछी, अच्छी बात पूछी। ये पूरे पाकिस्तान में गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट भी कर रही है प्रोजेक्ट्स, पंजाब गवर्नमेंट भी कर रही है और सिंध गवर्नमेंट भी कर रही है। ये कुछ मीटिंग्स हुई थी, उसमें ये फैसले हुए थे कि हम अपने नैरेटिव को आगे लेके जाएं, क्योंकि हमारे पास मौके हैं, टैलेंट है, लेकिन हमारे पास हम लोग उसको उतना सपोर्ट नहीं करते। और इसके बहुत बड़े बेशतर चीज़ें, अब मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन तो उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने भी शुरू किए हैं, सिंध गवर्नमेंट ने भी शुरू किए हैं प्रोजेक्ट्स। सिंध गवर्नमेंट ने थोड़ी लीड ली है, सिंध गवर्नमेंट ने पहले प्रोजेक्ट शुरू किए और सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स एक तो मैंने बताया कि कंप्लीट भी हो गया। और आपके लिए खुशी की बात है कि हमारा जो पहला प्रोजेक्ट है मेरा लियारी, वो लंदन में एक फेस्टिवल हो रहा है, उसमें लगने जा रही है। तो हमारा पहला ही प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, अगर एक एशियन फेस्टिवल लंदन में आपका पहला प्रोजेक्ट मेरा लियारी लगने जा रहा है, तो ये क्रेडिट फिर अगेन मैं कहूँगा पाकिस्तान को भी जाता है, सिंध हुकूमत को भी जाता है और जिन्होंने मेहनत की उनको भी जाता है। अब इसका जो पूरा प्रोसीजर ये है कि हुकूमत सिंध जो है वो उसमें सपोर्ट कर रही है, और सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कि अब बहुत जल्दी रिलीज़ होते जाएंगे। तो हम सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि जी इस इंडस्ट्री में लोगों को जो है, मैं जो नए लोग हैं, टैलेंट है उनके पास, लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। हुकूमतों का काम सिर्फ किसी एक दो सेक्टर्स को देखना नहीं है, हुकूमत का काम अपने हर सेक्टर को देखना है। तो जिन जिन लोगों के पास वसाइल नहीं हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध सपोर्ट करिए, पंजाब गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, तो कि ताकि वो इस चीज़ को आगे लेकर जाए। सर ये बता दें कि अमेरिका ईरान जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की जिस बात की कोशिशें हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज बहुत ज़्यादा बुलंद हुआ, और ख़ासतौर पर अगर देखा जाए इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कम मुतासिर जो मुल्क है वो पाकिस्तान है तेल की कीमतों के हवाले से। और फिर पाकिस्तान में सरमायाकारी के बड़े ऐलानात हो रहे हैं, $10 अरब का जो ना सऊदी अरब का एक पे वो आ रहा है, और इसी तरह कतर और सऊदी अरब की तरफ से भी पाकिस्तान की इमदाद की बातें हो रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है वो है तेल की कीमतें। जब ये सब कुछ होने के बावजूद खित्ते में बाकी ममालिक से क्यों ज़्यादा है पाकिस्तान की तेल की कीमतें? तमाम जो फैसिलिटीज़ हैं, सहूलतें हैं, पाकिस्तान को मिल रही है बाकी मुल्कों के निस्बतन, तो क्यों तेल की कीमतें कम हैं? देखिए जी, आपके पास मैं समझता हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब ये तेल बढ़ा, तब प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिर्फ 55 रुपये जब बढ़ाया था उस वक्त प्राइसेस, तो उस वक्त एक क्रिटिसिज्म ये भी आ रहा था गवर्नमेंट पे कि आपने कब क्यों बढ़ाए जब इंटरनेशनल मार्केट में पैसे ज़्यादा बढ़े। और ज़ाहिर उन्होंने गवर्नमेंट ने कोशिशें की कि जी किसी भी तरीके से जो है वो आवाम पे बोझ ना आए। तो अभी भी जैसे फिर दोबारा चीज़ें हालात मुस्तहकम हुए और दोबारा सीज़ फायर हुआ, तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी, डीजल की कीमतें कम कर दी। तो ये सारी इसी इंटरनेशनल मार्केट को देखकर ही हुकूमत पाकिस्तान फैसला करती है। डेफिनेटली फेडरल गवर्नमेंट का ओगरा डिपार्टमेंट जो है वो और फेडरल गवर्नमेंट की पेट्रोलियम मिनिस्ट्री वो मिलकर फैसला करते हैं, इसमें सूबों का रोल नहीं है। बट उसके साथ जो बढ़ाने पड़े तो उसमें हमने कहा कि ठीक है, हम हुकूमत को उस पर क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे कि जी अब रेट क्यों बढ़े, क्यों हमें पता है कि जेन्युइन इशूज़ हैं। जहाँ इंटरनेशनल आप देखें कि दुनिया में जहाँ जहाँ पे तेल खुद निकल रहा है वहाँ पे भी महंगा हुआ, खलीजी ममालिक में जहाँ तेल प्रोड्यूस हुआ है वहाँ पे भी तेल महंगा हुआ। आप अगर थोड़ा सर्वे करें, हमारे साथ बहुत आसान चीज़ होती है हम किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना। जिन जिन ममालिक की तेल की पैदावार, आपकी तेल की पैदावार एक लिमिटेड है, बाकी जिन जिन ममालिक में तेल की पैदावार हमसे ज़्यादा है उन्होंने भी पेट्रोलियम प्राइस महंगी की। तो फिर तो हमें तो फिर भी अपने उसको सराउंडिंग को भी देखना होता है और अपने हालात को भी देखना होता है। जी संजय। अच्छा, सदर जरदारी साहब से वज़ीर आज़म ने कोई गाइडेंस दी थी जो मुज़ाकरात करा रहे थे मुतालिक? और दूसरी मेरी तरफ क्या चीनी हुकाम से सदर जरदारी ने मुशावरत की कि अपने भी एतमाद में लिया था कोई किरदार करना चाहता? देखिए जी, मैंने आपको कहा कि सारी चीज़ें कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स होते हैं और उसमें ज़रूरी नहीं है कि जी किससे बात हुई है किससे बात नहीं हुई है, लेकिन जो भी मुज़ाकरात हो रहे थे डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब की काफ़ी मरतबा प्रेसिडेंट साहब से बातचीत हुई है और वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब एतमाद में और कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स साथ चल रही थी। एक आपने जो सब्सिडी दी है ट्रांसपोर्टर्स को, एक बड़ा इशू ये चल रहा है, मीडिया में भी बार बार आ रहा है कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए, न सिर्फ
कराची में चलने वाली ट्रांसपोर्ट जो बसेज है, बल्कि जो मुख्तलिफ अजला में चलती है उनकी, तो कोई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने कोई काम किया है इस पर, किसी को रोका है? देखें जी, बिल्कुल अच्छी आपने बात की। हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने ज़िला इंतज़ामिया के साथ मिलकर जो है वो अपना सरप्राइज़ विजिट्स कर रहे हैं और जहाँ जहाँ पे शिकायतें आ रही हैं किराए वापस ले रहे हैं। ये तो अभी तेल की कीमतें बढ़ी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब ईद से चंद दिन पहले सिर्फ सिंध हुकूमत ने और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, जिसका एक बहुत लिमिटेड साइज़ ऑफिसरान की, 7 करोड़ रुपए वापस करवाएं किराया पैसेंजर्स को। 7 करोड़ रुपए। हमारे पास एक एक चीज़ की फिगर है कि जिन जिन बसेस में ईद के टाइम पे लोग महंगे कर देते हैं, इसलिए मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन आई और वहाँ पे हमने किराया बसेस में सरप्राइज विजिट किए, पैसेंजर से पूछे कितने पैसे दिए हैं आपको, फिर वो उनसे पैसे वापस लेकर उन पैसेंजर को दिए हैं उन ट्रांसपोर्टरों से। तो हमने उस पर काम करें। अभी भी अगर कोशिश हमारी यही है कि कहीं पे किराया ना बढ़े। हाँ, जहाँ पे एक सूबे से दूसरे सूबे पे पैसेंजर जा रहे हैं वहाँ पे शिकायतें सीरियसली हैं, वहाँ लोगों ने बढ़ाए हैं। अब उनके जहाँ पे हमारी रूट परमिट्स हैं हम उनको सख्ती से मना कर रहे हैं कि जी हम आपकी रूट परमिट कैंसिल कर देंगे अगर किसी ने जो है वो किराया नाजायज़ बढ़ाया। इसी हवाले से था, इन्होंने सवाल पूछा, कराची में आप नहीं रोक पा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी हो सकता है क्या? और शहर कराची के अंदर भी 20-30-40 रुपए तक की जो छोटी बस है या बड़ी बस है, इन बसों ने किराया बढ़ा दिया। अब जब पेट्रोलियम के प्राइस कम हुए तो किराए कम नहीं किए हैं उन्होंने, जो बढ़ाए थे वो बढ़। अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि 28 फरवरी को जो किराए थे ना, आज भी हमारा नोटिफिकेशन उसी किराए पे सारे ट्रांसपोर्टरों ने देने हैं। अब हाँ, अगर जहाँ पे ले रहे हैं, जहाँ पे हमें शिकायत आ रही है वहाँ पे हम एक्शन ले रहे हैं। शहर में सर, नहीं, पूरे शहर में नहीं है, मुझे मैं बता पता। रहा हूँ सर। हाँ, कल जहाँ पे हमने किया उसको एक्शन हमने लिया है। हम किसी भी सूरत में उनको किराया बढ़ाने नहीं देंगे। यही है, ट्रांसपोर्टर्स हमारे साथ, उनकी एसोसिएशन चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और हमारे साथ मुख्तलिफ मीटिंगों में वो अग्री करके गए कि हम किराया किसी सूरत में नहीं बढ़ाएंगे। अगर कहीं पे शिकायतें हैं तो डेफिनेटली विल टेक एक्शन। उसके लिए हमने इंतजामिया को भी कहा है, डिप्टी कमिश्नर्स को भी और कमिश्नर साहबान को भी, कि जो 28 फरवरी वाले जो रेट्स हैं उसी की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ज़बरदस्ती करें। एक मिनट उनके बाद। जिस तरह हुकूमत सिंध सेहत के शोबे में अच्छे काम कर रही है, उसी तरह तालीम के शोबे में भी बड़े मसाइल जो हैं उनके खात्मे की भी ज़रूरत है। तो इस वक्त जो फहमीदा लगारी का वाक़या हुआ है, इस तरह की बहुत सी बच्चियां हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में खुदकुशियाँ हो रही हैं, उनके साथ मसले हो रहे हैं, इस पर हुकूमत क्यों फौरी तवज्जो नहीं करी और फिर बच्चों का तालीम में आगे बढ़ना ये बड़ा मसला। देखिए जी, आपने जहाँ पे वो एक अफसोसनाक वाक़े का जिक्र किया फहमीदा लगारी साहबा वाला, उस पर जो कल्प्रेट वो अरेस्ट हो चुका है एंड ही इज़ बिहाइंड द बार। तो जहाँ पे भी इस तरह का कोई वाक़या आ रहा है तो उसको जो है सख्ती से ही देखा जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन जी। सचिव मेंबर साहब, सिंध हुकूमत की जानिब से जो है वो शहर भर में और सिंध भर में जो है स्मार्ट जो है वो लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन उसके ऊपर अभी तक किसी भी किस्म का कोई अमल दरामद नजर नहीं आता। तमाम मार्केटें वैसे ही खुल रही हैं, तमाम जितने भी होटल्स हैं और चाय खाने सब इसी तरीके से खुले हुए हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हुकूमत ने जो भी फेडरल गवर्नमेंट के साथ मुशावरत के बाद जो फैसला किया और हमने अपने टाइमिंग को थोड़ा इम्प्रूव किया कि जो डिविजनल हेडक्वार्टर है वहाँ 9 बजे तक दुकानें खुलेंगी, जो डिस्ट्रिक्ट बाकी हैं उधर 8 बजे तक खुलेंगी। फिर हमने इस तरह मैरिज हॉल सबका टाइम दिया है और सबको हमने कहा है कि जी इस टाइम को जो है स्ट्रिक्टली सब इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू।